Hi everyone, so today we are going to study our chapter number 2 of geography, which is लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हमें दो एग्जाम्पल दिए गए हैं दो लोगों की अलग अलग लाइफ से रिलेटेड। इसमें बताया गया है कि भाई उनका लाइफस्टाइल अलग अलग कैसे हैं और वो कैसे लाइफ को लीव करते थे। फर्स्ट एग्जाम्पल मामा नाम की एक लड़की का है जो कि तंजानिया के एक छोटे से गाँव में रहती थी, दैट वॉज इन अफ्रीका। वो बताती है कि भाई वो कैसे सुबह जल्दी उठ के पानी लाने जाती थी। उसे बहुत ही लंबा रास्ता तय करना पड़ता था पानी लाने के लिए और वो कई घंटों के बाद घर वापस लौटती थी। उसके बाद वो अपनी मदर की घर में मदद करवाती थी और उसके बाद वो अपने भाई की गोट्स को ध्यान रखने में हेल्प करवाती थी। उसकी जो पूरी की पूरी फैमिली थी उसके पास सिर्फ एक रोकी पीस ऑफ लैंड था जो कि उनके हट के पास था। मामा के जो फादर हैं वो बहुत ही मुश्किल से उस पर मेज़ और बीन्स उगा पाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो जो लैंड थी वो रोकी थी और उस लैंड में बिल्कुल भी फर्टिलिटी नहीं थी। इस वजह से जितनी उन्हें एक नीड थी एक ईयर में मेज़ और बीन्स की वो फुलफ़िल नहीं हो पाती थी और वो इनफ फीड नहीं कर पाते थे अपनी फैमिली को। वहीं जो पीटर की लाइफ थी वो न्यूजीलैंड के एक ऐसे एरिया में थी जहाँ पे शिप को रियर किया जाता था और उस रीज़न को हार्ट ऑफ द शिप रियरिंग रीज़न भी कहा जाता है। वहाँ पे ना उसकी जो फैमिली है वो वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री को रन करती थी। हर दिन जब भी पीटर स्कूल से वापस आता था तो वो देखता था कि जो उसके अंकल हैं वो शिप का कैसे ध्यान रख रहे हैं। उनकी जो शिप यार्ड थी वो एक वाइट ग्रासी प्लेन विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस वहाँ पे सिचुएटेड थी। वो है ना एक साइंटिफिक वे में मैनेज की गई थी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। पीटर की जो फैमिली थी वो वेजिटेबल्स को उगाती थी थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके से वेजिटेबल्स को उगाया गया और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स इस टाइप की चीज़ों का यूज़ नहीं किया गया। जो मामा और पीटर है वो दो अलग अलग हिस्सों में रहते हैं वर्ल्ड के और बहुत ही अलग लाइफ को जीते हैं। ये जो डिफरेंस है ऐसे क्यों है? क्योंकि उनके पास जो अवेलेबिलिटी है लैंड की, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी वो बिल्कुल अलग है। जो अवेलेबिलिटी है ऐसे रिसोर्सेज की यही एक और कारण होता है जो कि लोगों की लाइफस्टाइल को एक दूसरे से अलग बनाता है। लैंड क्या होता है? लैंड को पढ़ते चलिए। लैंड ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करता है और इसका मतलब कि ये नहीं है कि जो 30% ऑफ लैंड एरिया उसमें सब पे लोग रहते हैं। कुछ कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे लोग या तो रहते ही नहीं और रहते हैं तो बहुत कम रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट एरिया हो गया, फॉरेस्ट एरिया हो गया। ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का अलग अलग हिस्सों में वर्ल्ड के, वो मेनली दो रीज़न की वजह से, एक तो लैंड और एक क्लाइमेट। लैंड में देखते तो भाई लैंड में ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रग्ड टोपोग्राफी हो गई, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, लो लाइन एरियाज़ जहाँ पे वाटर लॉगिंग होता है, डेजर्ट एरियाज़, थिक फॉरेस्टेड एरियाज़, ये बहुत ही कम पॉपुलेशन वाले होते हैं या फिर इनमें पॉपुलेशन पाई नहीं जाती क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक रिसोर्सेज होते हैं वी कैन से या तो वाटर हो गया, वाटर की अवेलेबिलिटी, या फिर क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा हाई या लो होना, ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से यहाँ पे कम लोग रहते हैं। वहीं जो प्लेन्स और रिवर वैली एरिया हैं वो एक लैंड प्रोवाइड करता है आपको, फर्टाइल लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चर ईजिली हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो भी थोड़ी डेंसली पॉपुलेटेड होती है वर्ल्ड में। लैंड यूज़, भाई लैंड किस किस काम आती है हमारे, राइट? लैंड हमारे कुछ काम आती होगी तभी हम लैंड को पढ़ रहे हैं। तो लेट्स स्टडी द लैंड यूज़। लैंड के भाई अलग अलग पर्पसेस होते हैं, जैसे कि हम लैंड को एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री में, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। और इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जिसमें लैंड का उपयोग किया जाता है और इन्हीं यूजेस को हमने टर्म दिया है लैंड यूज़। अब इसमें कहा है कि भाई कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मामास एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। आप भाई कुछ एक ऐसी लिस्ट बना सकते हो जिसमें मामा और पीटर्स फैमिली अलग अलग तरीके से लैंड को यूज़ करती है, उसको लिख के, राइट? तो दैट कैन बी योर होमवर्क। जो लैंड का यूज़ है ना वो फिजिकल फैक्टर्स के थ्रू डिटरमाइंड है, जैसे कि टोपोग्राफी हो गई लैंड की, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स और यहाँ तक कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जो ह्यूमन फैक्टर हैं जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं लैंड यूज़ पैटर्न में। लैंड को ना ओनरशिप के बेसिस में दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज़ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड वो लैंड होती है जो कि हमारे द्वारा ऑन की जाती है, जैसे कि हमारा घर हो गया, राइट? वो एक प्राइवेट लैंड में इंक्लूडेड है। वही जो कम्युनिटी लैंड है वो लैंड होती है जो कि एक कम्युनिटी के द्वारा ऑन की जाती है और कॉमन यूज़ के लिए होती है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फूडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। इन कम्युनिटी लैंड को ना कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। लोगों की डिमांड्स ना बढ़ती जा रही है लेकिन जो लैंड है वो वहाँ पे लिमिटेड है। क्वालिटी ऑफ लैंड ना अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होती है।
पीपल ने एंक्रोचिंग स्टार्ट कर दिया है कॉमन लैंड्स को, लाइक कॉमर्शियल एरियाज़ बनाने में, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन द अर्बन एरियाज़, और यहाँ तक कि एक्सपेंड करने में एग्रीकल्चर लैंड को रूरल एरियाज़ में। आज जो वास्ट चेंजेस है ना लैंड यूज़ पैटर्न में, वो रिफ्लेक्ट करते हैं किसको, हमारा जो कल्चरल चेंज आ रहा है सोसाइटी में उसको। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड साइड, सोइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन, ये सबसे बड़े थ्रेट है एनवायरनमेंट में। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन, किसका, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, तो हम लैंड को रिसोर्स को कैसे कंजर्व करें। जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है और उनकी जो ग्रोइंग डिमांड है उसकी वजह से बहुत ही लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो गया है फॉरेस्ट एरिया का और एरेबल लैंड का, जिसकी वजह से हमें अपने नेचुरल रिसोर्स को खोने का डर लगा रहता है, राइट। इसलिए जो फ़िलहाल का डिग्रेडेशन का रेट है लैंड का, हमें उसे चेक करना चाहिए। और ये कैसे चेक किया जा सकता है, दिस कैन बी चेक बाय द हेल्प ऑफ एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, और यहाँ तक कि लैंड पे भाई कितना केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कितना हो रहा है, ये कुछ मेथड हैं जिन्हें देख के हम पता कर सकते हैं और लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने में हेल्प कर सकते हैं, राइट। सोइल क्या होता है, सोइल एक बहुत ही पतली लेयर है जिसका बहुत ही ग्रेनी सा स्ट्रक्चर है और ये अर्थ का सरफेस को कवर करती है, इसे सोइल कहते हैं। ये लैंड से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। लैंड फॉर्म्स है ना, वो डिटरमाइन करता है सोइल को। सोइल ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती हैं विच इंक्लूड लाइक मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स, जो कि अर्थ में फाउंड होता है। और ये कैसे होता है, ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है विच इज़ वेदरिंग। जो सही मिक्स होता है ना मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर का, वो एक सोइल को फर्टाइल बनाता है। सोइल फॉर्मेशन के फैक्टर क्या है, जो मेजर फैक्टर है ना सोइल फॉर्मेशन का, वो पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स का नेचर है। वही जो दूसरे फैक्टर्स है वो टैपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सोइल फॉर्मेशन, ये हैं। ये सभी प्लेस टू प्लेस डिफर करते रहते हैं। पेरेंट रॉक क्या होता है, पेरेंट रॉक वो रॉक होता है जो कि सोइल को फॉर्म करता है। और सोइल कैसे बनती है, सोइल रॉक के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होने के बाद जो पतली पतली जैसे हम मिट्टी कहते हैं वही तो सोइल को फॉर्म करती है, उसे ही पेरेंट रॉक कहते हैं। और ये उसके बाद आता है रिलीफ, ये भी डिटरमाइन करता है आपकी सोइल को। उसके बाद फ्लोरा एंड फना और माइक्रोऑर्गेनिजम्स, क्लाइमेट भी अफेक्ट करती है जिसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब इंक्लूडेड है। क्योंकि भाई रेनफॉल देखो जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपकी सोइल फर्टाइल होगी, राइट। मैं एक्सेस वाली रेनफॉल की बात नहीं कर रही हूँ, एक सफिशिएंट रेनफॉल की बात कर रही हूँ जिससे कि आपकी जो लैंड होती है उसमें फर्टिलिटी आती है और आप क्रॉप्स को ईजिली ग्रो कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद आता है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर। अगर भाई सॉइल डिग्रेड हो रही है तो वो क्यों हो रही है और हम उसको कैसे कंजर्व करें, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो सॉइल इरोजन और डिप्लीटेशन है ना, ये सबसे बड़ा थ्रेट है सॉइल के लिए एज अ रिसोर्स। लेकिन ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स ये दोनों ही लैंड को डिग्रेड करने पे तुले हुए हैं। जैसे कि भाई हम कैसे कर रहे हैं, हम पेड़ को काट रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हैं, और यहाँ तक कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं, रेन वॉश करवा रहे हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं ह्यूमन के। भाई लैंडस्लाइड्स, फ्लड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फैक्टर्स। इनकी वजह से हमारी जो सोइल है वो डिग्रेड हो रही है। तो कुछ मेथड है जिसकी वजह से हम सोइल को कंजर्व कर सकते हैं, डेट आर दीज ऑफ द फॉलोइंग, जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टडी इट इन डिटेल। मल्चिंग क्या होती है कि भाई मान लो एक ना ग्राउंड है, ठीक है, अगर हम उसके ऊपर एक लाइक लेयर ऑफ ग्रास या फिर ऐसी कोई चीज़ उगा दें तो इससे क्या होगा, इससे जो सोइल का मॉइस्चर है ना वो सोइल तक ही सीमित रहेगा और वो इजीली एवोपरेट नहीं हो पाएगा, जिससे कि आपकी जो सोइल है उसमें फर्टिलिटी रहेगी। उसके बाद आता है काउंटर बैरियर्स। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि भाई आप अपनी जो लैंड है उसके आसपास स्टोन्स, ग्रास की ना कोई बैरियर बना दो, उसे आप काउंटर बैरियर कहते हैं। रॉक डैम, रॉक, इसमें क्या किया जाता है, इसमें ना रॉक्स को लगाया जाता है इन द साइड ऑफ द लैंड ताकि जो वाटर का फ्लो है ना उसे रोका जा सके। उसके बाद टेरेस फार्मिंग, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है वो कंजर्वेशन मेजर। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है कि भाई आप है ना लैंड पे एक टाइप की क्रॉप को ग्रो ना करके अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करो, जैसे कि क्या होगा, लैंड में फर्टिलिटी बनी रहेगी और जो सोइल है वो भी प्रोटेक्ट रहेगी फ्रॉम रेशन वॉश, इसे हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। काउंटर फ्लोपिंग भी वही, एंड शेल्टर बेल्ट्स, ये सभी के सभी सोइल को कंजर्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
वाटर भाई, वाटर है ना बहुत ही वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इसे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि जो वाटर है ना वो अपने आप ही रिन्यू होता रहता है, डेट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स। लेकिन अगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पानी को कितना यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसका ओवर यूज़ करेंगे तो एक टाइम पे पानी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमें इसको सेव करना चाहिए, क्योंकि पिता पानी के वी कांट सर्वाइव अवर लाइफ, जो कि हमें पता है। डेट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। जो 3/4 सरफेस है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए हम अपनी जो अर्थ है उसको वाटर प्लैनेट या फिर ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ये ना प्रिमिटिव ओशियंस में था कि जो लाइफ है ना वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि आज भी जो ओशियन है ना वो 2/3 सरफेस ऑफ अर्थ का कवर करके रखा है और बहुत ही वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल लाइफ को सपोर्ट करता है। जो ओशियन वाटर है वो हालांकि सैलाइन नमकीन होता है और ह्यूमन के कंजप्शन के लिए सूटेबल नहीं है, ह्यूमन इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर धरती पर सिर्फ 2.7% ही है। नियरली जो 70% का पानी है ना वो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में है इन एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स। इनकी लोकेशन की वजह से हम इनको एक्सेस भी नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 1% का जो फ्रेश वाटर है वो हमारे ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल है, जिसे हम ग्राउंड वाटर या फिर सरफेस वाटर इन 3% लेक और वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर के फॉर्म में पाते हैं। फ्रेश वाटर इसलिए सबसे ज़्यादा प्रीसियस सब्सटेंस है अर्थ में। वाटर को हम ना ही ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अर्थ से। इसका जो टोटल वॉल्यूम है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसकी जो एबंडेंस है ना वो इसलिए हमें अलग अलग दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहता है और क्योंकि ये साइकिल करता रहता है थ्रू द ओशियंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन। और ऐसा कैसे होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं एकदम डिटेल में। और इसे क्या कहा जाता है? डेट इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। ह्यूमन्स है ना एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करते हैं, सिर्फ वो सिर्फ ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन के लिए भी। राइट, वाटर को एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वर्स ऑफ डैम्स, ये इसके अलग अलग यूजेस हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है ना उससे क्या हो रहा है कि एक राइज आ रहा है फूड्स की और कैश क्रॉप्स की डिमांड में। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्रेश वाटर की सप्लाई में कमी आ रही है, जिससे या तो पानी का सोर्स कम हो रहा है या फिर पानी पोल्यूटेड होता जा रहा है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेबिलिटी, वाटर की अवेबिलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे ना? जो पानी की कमी है ना वो कई रीजन्स में वर्ल्ड के, सबसे ज़्यादा अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे ज़्यादा पानी की शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। पानी इन द सेंस फ्रेश वाटर सप्लाई। ओके, तो जो कंट्रीज़ है ना क्लाइमेटिक जोन्स में लोकेटेड है वो सबसे ज़्यादा ड्रॉट फेस कर रही है, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। इसलिए जो वाटर शॉर्टेज है वो एक कारण हो सकता है सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन का, या फिर जो स्कैरिसिटी है ना वो ओवर एक्सप्लोइटेशन से भी होती है। अगर हम पानी को ओवर एक्सप्लोइट करेंगे तो भी हमें पानी की स्कैरिसिटी यानी कि पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, तो भाई हम क्या करें वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए? राइट, तो हमें ना एक्सेस टू क्लीन और एडिक्वेट वाटर सोर्सेज, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि आज का वर्ल्ड सामना कर रहा है। कुछ स्टेप्स हैं जो कि लिए गए हैं पानी को कंजर्व करने के लिए, तब भी जो पानी है ना वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और इसका जो ओवर यूज़ ऑफ पोल्यूशन है ना वो इसे अनफिट बना देता है इस्तेमाल करने में। पानी में जब हम गंदा पानी डाल देते हैं या फिर एग्रीकल्चर केमिकल्स और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को डाल देते हैं ना तो इससे जो पानी है वो ख़राब हो जाता है। और ये है ना पानी को नाइट्रेट्स, मेटल और पेस्टिसाइड्स के थ्रू पोल्यूट कर देते हैं। ज़्यादातर जो केमिकल्स हैं ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो कि गल नहीं पाते हैं और ह्यूमन बॉडीज़ में चले जाते हैं पानी की वजह से वाटर पोल्यूशन को, जिससे ना कई प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसलिए जो वाटर पोल्यूशन है ना उसे कंट्रोल करना चाहिए इन एफ्लुएंट्स को ट्रीट करके जल्दी से, इससे पहले कि वो किसी वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किए जाए। राइट, जो फॉरेस्ट है और अदर वेजिटेशन है वो कवर करते हैं किसको? स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग ना एक दूसरा मेथड है। वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि पानी को बचाना एक अलग मेथड है पानी को सेव करने के लिए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो कैनल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है इरिगेटिंग फील्ड के लिए, उन्हें प्रॉपरली लाइन किया जाना चाहिए ताकि पानी की कम से कम लॉस हो। स्प्रिंकल्स, पानी का छिड़काव, वो भी इफेक्टिवली इरिगेट करता है एरिया को।
उसमें भी हमें वाटर लॉस को चेक करना चाहिए कि कहीं पानी का लॉस तो नहीं हो रहा थ्रू सीपेज एंड एवोपरेशन इन ड्राई रीजन, सूखे एरिया में जहाँ पे जो एवोपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ट्रिकल इरीगेशन वहाँ पे बहुत ही मददगार पाया जाता है जो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स है, इसलिए उसे कंजर्व करना चाहिए बाय अडोप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरीगेशन। इसलिए हमें इन वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए इन सिंचाई के तरीकों को अपना के। जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है उसको पढ़ते हैं। तो कुछ जो बच्चे हैं ना, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, वो विजिट कर रहे थे एक हैंडीक्राफ्ट्स के एग्जीबिशन को। जो आर्टिकल्स है ना एग्जीबिशन में वो कलेक्ट किए गए अलग अलग कंट्री के हिस्सों में से। तो जो मोना है ना, उसने एक बैग को पिक किया और एक्सक्लेम किया कि ये बहुत ही प्यारा हैंड बैग है और ये ना जूट का बना हुआ है। उसकी मैम ने कहा तो जो क्या तुम देख पा रहे हो बास्केट लैम्पशेड्स एंड चेयर्स को, ये भी केन्स और बैम्बू से बने हुए हैं। ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया में ना बैम्बू बहुत ही प्लेंटी उगाया जाता है। जैसे ना फिर मैम की ये बात सुन के उसकी नज़र सिल्क के स्कार्फ पे गई एंड शी बिकम टू एक्साइटेड एंड सेड सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। तो टीचर ने बताया कि ये जो सिल्क है ना, ये सिल्क वूम से लिया गया है और मलबेरी ट्री। जो चिल्ड्रन है वो उन्हें समझ में आया कि जो प्लांट्स हैं वो हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है ना, वो एक नैरो जोन में एग्जिस्ट करता है जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम बायोस्फीयर भी कहते हैं। बायोस्फीयर में जो लिविंग बींग्स हैं ना, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के सर्वाइवल पे, और इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। जो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है वो एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। प्लांट हमें टिम्बर प्रोवाइड करता है, एनिमल्स शेल्टर प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन देता है हमें सांस लेने के लिए, और हम जो सोइल है उसे प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तक कि अंडरग्राउंड वाटर्स की शॉर्टेज की कमी को भी पूरा करता है। हमें फ्रूट्स देता है, नट्स, लेटेक्स, टेम्परियल ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड यहाँ तक कि पेपर जो कि हमें पढ़ने के लिए उपयोगी है, ये भी हमें प्लांट्स के थ्रू ही मिलते हैं। यहाँ पे ना इन्यूमरेबल यूजेस है प्लांट्स के, और आप इनमें से और भी कुछ एग्जांपल्स को ऐड कर सकते हो। जो वाइल्ड लाइफ है ना, उसमें एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज दी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, ये सभी इंक्लूडेड है। ये हमें मिल्क, मीट, हाइड्स एंड फूल्स प्रोवाइड करता है। इंसेक्ट जैसे कि बीज हमें हनी प्रोवाइड करता है, पोलिनेशन फ्लावर्स में हेल्प करता है, और यहाँ तक कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोसिस्टम में। जो बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट्स को फीड करते हैं और एक डीकम्पोजर का भी काम करते हैं। वल्चर अपनी एबिलिटी, क्षमता की वजह से फीड करता है डेड लाइफ स्टॉक को, कैंसर, एंड उसे एक वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट भी कंसिडर किया जाता है। इसलिए जो एनिमल्स हैं ना, वो चाहे बड़े हों या फिर छोटे हों, सभी के सभी इकोसिस्टम में एक बैलेंस बनाने के लिए उपयोगी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो वही जो ग्रोथ है ना वेजिटेशन का, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो मेजर वेजिटेशन टाइप है वर्ल्ड में, उसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा, इनमें ग्रुप किया गया है। जिस एरिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है और बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, थ्राइव, जो फॉरेस्ट है, इसलिए उन्हें एसोसिएट किया गया है उन एरिया के साथ जिसमें पानी की जो सप्लाई है ना वो एबेंडेंट होती है। जैसे कि जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है वो कम होने लग जाता है, और जो साइज ऑफ ट्रीज़ है और डेंसिटी है वो भी कम होने लग जाती है। जो शॉर्ट सेंटेज ट्रीज़ और ग्रासेस हैं वो उन रीजन्स में उगते हैं जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है और ग्रासलैंड्स को फॉर्म होने में ईजी होता है। थोर्नी स्क्रब्स एंड उन एरिया में उगते हैं जहाँ पे लो रेनफॉल होती है। ऐसे एरिया में जो प्लांट्स हैं ना, उनके डीप रूट्स होते हैं, और जो लीव्स है ना वो थोर्नी और वैक्सी सरफेस की होती है, जो कि रिड्यूस कर देती है किसको, मॉइस्चर को, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। टुंड्रा वेजिटेशन जो कि कोल्ड पोलर रीजन का, वो मोसेस और लीचन्स को कंटेन करता है। आज ना यहाँ पे कई लोग हैं वर्ल्ड में, जितने कि 2 सेंचुरीज पहले थे उसके कंपैरिजन में। इन बढ़ते हुए नंबर्स को फीड करने के लिए जो फॉरेस्ट एरियाज हैं ना, उनको साफ किया गया है टू ग्रो क्रॉप्स। फॉरेस्ट जो वर्ल्ड में कवर थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट नीड है इन वेरिएबल रिसोर्स को कंजर्व करने की। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो भाई हम क्या करें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए? फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है, प्लांट्स हमें शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, और ये एक साथ ही इकोसिस्टम को मेंटेन करने में भी मदद करते हैं। अगर क्लाइमेट में चेंज होगा बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो उससे नेचुरल हैबिटेट्स और प्लांट्स और एनिमल्स में भी लॉस हो सकता है। जो ज़्यादातर जो स्पीसीज़ है वो वैसे ही वल्नरेबल और एंडेंजर्ड हो चुकी है, और कुछ एकदम ख़त्म होने वाली है। डेफोरेस्टेशन, सोइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये कुछ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सटिंक्ट होने लग रहे हैं। जो सबसे बड़ा कंसर्न, चिंता की बात है, वो पोचिंग है, जो कि रिजल्ट कर रही है इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। जो एनिमल्स हैं ना, उनको पोच किया जा रहा है, शिकार बनाया जा रहा है फॉर द कलेक्शन।
के लिए, और यहाँ तक कि इलीगल ट्रेड किया जा रहा है स्किन्स का, नेल्स का, टीथ का, हॉर्न्स का, यहाँ तक कि फीदर्स का भी। कुछ जो एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर्स, लायन, एलिफेंट, डियर्स एक्सेट्रा, इनको भी पोच किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के द्वारा कंजर्व किए जा सकते हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स ये भी बनाए गए हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स ज़रूरी है पहले वाले रिसोर्सेज को कम होने से बचाने के लिए। इसलिए यहाँ पे ना बैलेंस है एनवायरनमेंट में। अगर ये जो रिलेटिव नंबर स्पीसीज का डिस्टर्ब नहीं हुआ तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में डिस्टर्ब है करती है नेचुरल हैबिटेट्स को अलग अलग स्पीसीज़ की इन इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स की वजह से, जो कि हम कर रहे हैं सेवरल बर्ड्स और एनिमल्स की। इसकी वजह से ना यहाँ पे जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो एकदम ही ख़त्म हो चुके हैं या फिर ख़त्म होने वाले हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जागरूकता के लिए कुछ प्रोग्राम्स जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव, इनको बढ़ावा देना चाहिए। रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे स्कूल चिल्ड्रन जो स्कूल में जाते हैं बच्चे, उनको भी बढ़ावा देना चाहिए कि भाई वो बर्ड को देखें और नेचर कैंप्स को विजिट करें। इससे कि क्या होगा, ये ना हैबिटेट के वेराइट स्पीसीज़ को अप्रिशिएट कर पाएंगे। कई जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने कानून पास कर रखे हैं व्यापार के खिलाफ, किन व्यापार के खिलाफ, भाई जानवरों को मारना बना है और आप उनका ऐसे व्यापार नहीं कर सकते हैं। वहीं जो इंडिया है वो लायंस, टाइगर्स, डियर्स और ग्रेट इंडियन बस्टर्स एंड पीकॉक्स की किलिंग को इलीगल मानता है। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन विच इज साइट्स उसको भी एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स को लिखा हुआ है कि भाई इनका ट्रेड है ना प्रोहिबिटेड, बंद है। कंजर्वेशन, बचाव और प्लांट्स एंड एनिमल की हमारी एथिकल ड्यूटी है हर सिटीजन्स की, इसलिए हमें इन्हें कंजर्व करना चाहिए। राइट साइट्स, द कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इज एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच में। ये एम करता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट को रोकने के लिए, जिससे कि उनका जो सर्वाइवल है उसको कोई खतरा ना हो। रफली 5,000 जो स्पीसीज़ है एनिमल्स की और 20,000 जो स्पीसीज़ प्लांट्स की वो प्रोटेक्ट की गई है। फॉर एग्जाम्पल्स डॉल्फिन्स, कैक्टी, कोरल्स, एलोइस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।